इस बार का लोकसभा चुनाव कई मायनों में अलग होने जा रहा है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों को हम छोड़ते तो पिछले चुनाव के नतीजों में कांग्रेस दक्षिण भारत में सिमट कर रह गई। वहीं बीजेपी इस बार कांग्रेस के इस गढ़ में सेंधमारी की कोशिशों में है। साउथ की 132 सीटों को साधने के लिए बीजेपी ने इस पर पूरी ताकत झोंक दी है। Sisters and brothers of Tamil Nadu, Vanakkam. The people, culture and language of this state are outstanding. 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों में 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। 543 सीटों पर हो रहे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व पर दुनिया की नजर है। 2024 का पूरा चुनाव मानो बीजेपी वर्सेस विपक्ष हो चुका है। पीएम मोदी ने अपनी पार्टी बीजेपी के लिए 370 तो एनडीए के लिए 400 सीटों का टारगेट रखा है। 2019 में मेरी राजस्थान की पहली चुनावी सभा भी ढूंढाड़ से ही शुरू हुई थी। अब 2024 में भी इसी क्षेत्र से चुनावी सभा की शुरुआत हो रही है और मैं देख रहा हूं आप सबने भी निर्णय कर लिया है। फिर एक बार बीजेपी के इस टारगेट को पूरा करने में उत्तर भारत में लैंडस्लाइड विक्ट्री बेहद जरूरी मानी जा रही है, तो वहीं साउथ में बीजेपी का जनाधिकार बढ़ने का भी दावा पार्टी कर रही है। 543 में से 132 सीटें उत्तर भारत में हैं। 132 सीटों में से 39 सीटें तमिलनाडु की हैं, जिस पर बीजेपी का खास फोकस है। 543 में से एनडीए ने 2019 में 353 सीटें जीती थी। वहीं दक्षिण भारत में 132 में से 29 तो तमिलनाडु के 39 में से एनडीए को 1 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। बीजेपी ने एक साथ कई पहलुओं पर काम किया है, जिसकी वजह से बीजेपी तमिलनाडु में अच्छे नतीजे की उम्मीद कर रही है। इस बार बीजेपी ने कई बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है, जिसमें तमिलिसाई सुंदरराजन और अन्नामलाई जैसे चेहरे शामिल हैं। इतना ही नहीं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी तमिलनाडु के कई मंदिरों में गए और बीजेपी ने इस बार सनातन को भी तमिलनाडु में मुद्दा बनाया। मेरे लिए तमिल भाषा और तमिल संस्कृति बहुत विशेष रही है। संयुक्त राष्ट्र में, यूएन में मैंने जो तमिल कविता पढ़ी थी, उसके बारे में विदेशों तक में पूछा जाता है। मैंने मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में काशी तमिल संगमम करवाया। उसे लेकर भी लोग सवाल पूछते हैं। मैंने इस देश का महान परंपरा का सम्मान करते हुए तमिलनाडु की महान परंपरा, उसका सम्मान करते हुए पवित्र सेंगोल को देश की संसद में सबसे ऊंचे मंच पर स्थापित किया। इसे लेकर भी आज देश के वासियों के दिल में तमिलनाडु को जानने की एक नई जिज्ञासा पैदा हुई। हालांकि राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि पिछली बार की तरह इस बार भी तमिलनाडु की 39 सीटों पर दबदबा द्रमुक का ही होगा, लेकिन बीजेपी दबे पांव इस राज्य में बढ़ रही है। पूर्व सीएम के बेटे और मौजूदा मुख्यमंत्री स्टालिन की पार्टी और द्रमुक गठबंधन में है। माना जा रहा है कि स्टालिन सरकार की योजनाएं 1 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए का सकारात्मक असर है। इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग में द्रमुक की अच्छी पैठ है। 2014 में भी द्रमुक को 39 में से 37 सीटें मिली थी। तमिलनाडु में अल्पसंख्यक वोटर्स की संख्या 15% है, जिसमें 85 से 90% द्रमुक के साथ हैं।
लेकिन जमीन पर बीजेपी की जो तैयारी है उसे देखकर लग रहा है कि बीजेपी आने वाले कुछ साल के लिए अपनी तैयारी मजबूत कर रही है। 2024 चुनाव की ही बात करें तो बीजेपी को तमिलनाडु से काफी उम्मीदें हैं। बीजेपी ने अन्नामलाई को पार्टी अध्यक्ष बनाकर दांव खेला है। पूर्व आईपीएस अन्नामलाई युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं और आक्रामक राजनीति करते हैं। ऐसा पहली बार है जब बीजेपी को आक्रामक छवि वाला नेता मिला है। अन्नामलाई काउंटर समुदाय से आते हैं। इस समुदाय ने 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एआईडीएम के गठबंधन को एक तरफा वोट दिया था। अन्नामलाई की पदयात्रा और पीएम मोदी के लगातार दौरे से बीजेपी ने रिमोट एरिया में भी अपनी पहुंच बढ़ाई है। इतना ही नहीं, बीजेपी नशा, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे को लगातार उठा रही है। बीजेपी ने बीते कुछ साल में संगठन को भी मजबूत किया है। वहीं बूथ लेवल पर कई कमेटियां भी बनी हैं। साथ ही कच्चा द्वीप के मामले में भी डीएमके और कांग्रेस पर लगातार आरोप लगा रही है। इस मुद्दे से मछुआरा समुदाय के प्रभावित होने की संभावना है, जिसका असर 15 सीटों पर रहता है। हालांकि एआईडीएमके से गठबंधन टूटने से बीजेपी को नुकसान की आशंका है। वहीं तमिलनाडु की राजनीति में जाति का हमेशा से असर रहा है। इस बार भी सीट बंटवारे में जाति का अच्छा खासा असर देखने को मिला है। सभी गठबंधन ने मिलकर बनियाड जाति को 21 सीटें दी हैं, जो उत्तर तमिलनाडु में प्रभावी हैं। काउंटर से 21 और नायडू से 12 प्रत्याशी हैं, जिसका असर पश्चिम तमिलनाडु में है। इन सब के साथ तमिलनाडु में सनातन फैक्टर भी काफी अहम है। एक तरफ उदयनिधि स्टालिन जैसे नेताओं का सनातन विरोधी स्टेटमेंट है, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन और राम मंदिर को लेकर बीजेपी का प्रचार। अब देखना दिलचस्प होगा कि तमिलनाडु की करीब 3 करोड़ जनता आने वाले चुनाव में किस तरफ रुख करती है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के 400 पार वाले नारे को सफल करने में तमिलनाडु की 39 सीटें काफी अहम होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।